हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप लोगों के सामने सीबीएसई 2019 के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। मतलब ओवरऑल आपका जो पूरा सिलेबस है 12th केमिस्ट्री का, वो इस पूरे क्वेश्चन से बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर कैसे सॉल्व किया जा रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को पूरा आप ज़रूर समझिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग बेसिक देते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखिए लिखा हुआ है, राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ फास्फोरस विच इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन कंसनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज्ड P4 जिससे हम लोग फास्फोरस बोलते हैं। फास्फोरस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P4 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है बेसिकली कि इस P4 का रिएक्शन हमें किससे कराना है, कंसनट्रेटेड HNO3 से कराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग P4 ले लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, HNO3 से कराएंगे। तो अगर इनका रिएक्शन कराते हैं तो जो यहाँ पे फॉर्म्ड होगा इसे बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। H3P4 को क्या बोलते हैं, H3PO4 को यहाँ बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और NO2 और आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा। और जब भी आप एग्ज़ाम में रिएक्शंस को लिखेंगे तो बच्चों इस बात का ध्यान देना है कि जितने भी रिएक्शंस आप लिखें उन्हें बैलेंस ज़रूर करें। आई बात समझ में, बिना बैलेंस दिए किसी भी रिएक्शन को नहीं लिखना है। देखिए मैंने यहाँ सभी रिएक्शन को बैलेंस दिया है, यहाँ 20 से इसको बैलेंस दिया है, यहाँ पे 4 से बैलेंस दिया है, यहाँ पे भी 20 से बैलेंस दिया है। मतलब ओवरऑल सभी रिएक्शंस बैलेंस हैं। ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, आईपीएससी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात पे भी आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द आईपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग। ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका नाम लिखने के लिए या इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से कहाँ हो सकता है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। अगर आप स्ट्रेट चलोगे तो आपको 4 कार्बन्स मिलेंगे, और यदि आप 1 2 3 नीचे तरफ जाओगे तो आपको केवल 3 कार्बन मिलेंगे। तो आपको प्रायोरिटी क्या देना है, सबसे लॉन्गेस्ट। तो आप सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन इसको टच करोगे। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। जब 4 कार्बन होता है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। 3 होता है तो प्रोप, 2 होते हैं तो एथ, और 1 कार्बन होता है तो मेथ। तो आइए इसका नेमिंग करते हैं। अब सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मिल गया, तो अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे। आपके पास 2 चांसेस है, या तो आप काउंटिंग यहाँ से करो या तो यहाँ से करो। लेकिन दोस्तों यहाँ से काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको काउंटिंग वहाँ से करनी है जहाँ से इस डबल बॉन्डेड कार्बन को कम मार्क्स मिले और उसके बाद प्रायोरिटी किसको मिले, एल्कोहल को मिले। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे। देखिए सेकंड नंबर पे क्या पोजीशन पे आया हुआ है, डबल बॉन्ड आया हुआ है। देखिए यहाँ सेकंड नंबर पे है ब्रोमो और तीसरे नंबर पे है CH3। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम जो हम लोग लिखेंगे वो ब्रोमो को लिखेंगे, क्योंकि इसका जो नेमिंग चलता है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे नेमिंग क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, क्योंकि सेकेंड नंबर पे ब्रोमो है। थर्ड नंबर पे क्या है, मेथिल। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। और टोटल कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो टोटल क्या हो जाएगा, ब्यूट, फिर डैश क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड का भी पोजीशन बताना पड़ेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। और डबल बॉन्ड का जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है, EN होता है। इसलिए मैंने डबल बॉन्ड क्या किससे रिप्रेजेंट किया है, EN। फिर से डैश लगाएंगे और फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। और एल्कोहल का आपको पता होगा कि जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है, प्रीफिक्स या सफिक्स जिसको आप बोलते हो वो होता है OL। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगला सवाल है हमारे सामने, ये चैप्टर का है केमिकल काइनेटिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट। तो मतलब अगर हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA और गिब्स एनर्जी डेल्टा G, यानी उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी और गिब्स एनर्जी जो है गिब्स एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। ये अगला सवाल है जो कि केमिकल काइनेटिक्स का है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा इसका,
तो फर्स्ट, यदि हम लोग किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, लो करेगा, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लो हो जाएगी। और अगर हम लोग किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो जो उसमें दिस फ्री एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी, यानी उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू रिमेन सेम होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि आपके सामने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है बेस्ट एग्जाम्पल होगा एलाइलिक हैलाइड के लिए। तो आपको पता होगा कि जो हैलाइड है, हैलाइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा ये वाला, ये आपका बेस्ट एग्जांपल होगा इसके लिए, एलाइलिक हैलाइड के लिए। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आपको बेसिक जब क्लास चलेगा केमिस्ट्री का तो उसमें आपको पूरा मैं बताऊंगा A to Z। ठीक है, चलिए। हेलो स्टूडेंट, अगला सवाल है सरफेस केमिस्ट्री का। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आपको डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में पता होगा। डिस्पर्स्ड फेस का मतलब होता है कोलाइड में कि जो स्मॉलर अमाउंट में अवेलेबल है, और जो लार्जर अमाउंट में होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जेल से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड। मतलब जब आप लिक्विड को डिस्पर्स करते हो सॉलिड में, लिक्विड को इसमें डिस्पर्स करना है सॉलिड में, तो उससे उस कोलाइड को आप क्या बोलोगे, तो उस कोलाइड को क्या बोलते हैं, कोलाइडल फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल में आप क्या बता सकते हैं, चीज़ और बटर, और भी इससे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे बताएंगे इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब आपको ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं, पैराक्रिजोल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। इन तीनों कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन हमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिड स्ट्रेंथ, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब हमेशा आप क्वेश्चंस उठाएंगे अगर बोर्ड में तो हमेशा ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं जहां आपको 2 से 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए होंगे और आपसे एसिड स्ट्रेंथ पूछा जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हें हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पीक्रिजोल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनका स्ट्रक्चर मैं बता दूंगी कि ये अगर ऊपर OH जुड़ा हुआ है तो इससे हम लोग, अगर ऊपर OH है बेंजीन में तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और यदि ऊपर OH है और नीचे CH3 तो इससे हम लोग क्रिजोल बोलते हैं। बात अगर देखा जाए तो ये इसका कॉमन नेम है, IPSC नेम नहीं है। और इसका नाम अगर OH ऊपर लगा हुआ है बेंजीन में और नीचे NO2 ग्रुप है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इन सभी में जो नाइट्रो ग्रुप है नीचे NO2, ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, +M और -M। तो यहाँ पे जो है -M मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, और मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होने के चलते ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेगा बेंजीन से, जिससे इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगा वो किसका होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल और फिर क्रिजोल। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास 2 कंपाउंड दिए हैं। एक बार याद रखिएगा कि अक्सर ये कंपाउंड वाले क्वेश्चंस, मतलब आपको कुछ 2 से 3 कंपाउंड दिया जाएगा और उस पर आपको बोलेगा कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो स्ट्रक्चर आपको P ब्लॉक हो चाहे D ब्लॉक हो, मेनली इनमें से ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि अगर आप जैसे अगर इसकी बात करें तो देखिए ये दोनों जो कंपाउंड दिया हुआ है ये दोनों P ब्लॉक्स से हैं। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये ड्रॉ जो स्ट्रक्चर करने के लिए आते हैं ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, अक्सर ये आपको कुछ नहीं किसी काम में यूज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। हमारे सामने 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है H2SO3, जिसे सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, और H2SO जो 4 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं।
अगर आप पी ब्लॉक में सल्फर फैमिली पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे ये जरूर मिलेगा, वहाँ पे और भी एसिड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बीच में सेंटर पे, इसमें जो एस होगा वो सेंटर में होगा, ठीक है। इसमें जो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो एक दे देंगे तो OH OH, और जो 1 ऑक्सीजन बचेगा वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर डिटेल में अगर आपको जानना हो तो मैं इस पर प्रीफर वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर इजीली कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं पेपर में आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, वो वाला मुझे रूल समझना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे HClO3, ठीक है, ये हैलोजन फैमिली का स्ट्रक्चर है 17 पी ब्लॉक में। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ बना हुआ है। तो इस पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 ईच। अगर आप ये दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हो तो आपको 2 नंबर आपके हो गए। उसके बाद आइए देखिए, ये भी मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन में से इसको निकाला है। ये दोनों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस पूछा है आपसे, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो दोनों कंपाउंड आपके सामने दिख रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। ये नाम दिया हुआ है, जो नाम देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट, और देखिए यहाँ रोमन में 1 लिखा हुआ है 1। तो ये दोनों जो है IPSC नेमिंग दिया हुआ है। किसका IPSC नेमिंग दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसका आपको फार्मूला लिखना है, जैसे सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट, तो इसका ये कोऑर्डिनेशन का है। ये भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर इसका फार्मूला आप बनाएंगे तो सबसे पहले सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑरेट, यहाँ पे Au को क्या बोलते हैं? ऑरेट बोलते हैं। डाइसाइनाइडो, साइनाइडो का मतलब क्या होता है? Cn, डाई का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Cn और बाहर इतना हो जाएगा 2, और ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद करेंगे। यहाँ पे देखिए रोमन में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो किसका? ऑरेट का, तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है टेट्रा अमीन। एक बात आप याद रखिएगा कि जो अमोनिया होता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमोनिया नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? अमीन बोलते हैं। तो यहाँ टेट्रा अमीन का मतलब क्या हो जाएगा? 4 अमीन, ठीक है। क्लोराइडो Cl, नाइट्रो N, प्लेटिनियम, नाइट्रो आपका हो गया NO2, प्लेटिनियम में आपका हो गया Pt, और सल्फेट का क्या हो गया? SO4 2। और अगर आप यहाँ में टोटल Pt, अगर प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो हमेशा किसका आएगा? किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही को यहाँ पर लिखा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट अब जो अगला सवाल है वो है कन्वर्जन के ऊपर। बहुत सारे बच्चे डरते हैं सर कन्वर्जन कैसे करें, तो कन्वर्जन का जो अगला सवाल मैं लाया हूँ वो कन्वर्जन का है, टोटली बेस्ड। और अगर आप कन्वर्जन आपको आ गया तो आप समझिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छे खासे क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, क्योंकि कन्वर्जन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कन्वर्जन एग्जामिनर जरूर देता है बोर्ड में। तो इससे 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसकी उस पर लिखा हुआ है हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, मतलब आपको बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें? बेंजल्डिहाइड में। तो अगर आपको कन्वर्जन करने हैं तो कन्वर्जन करने से पहले आपको जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, इटार्ड हो गए, रीमन टीमन है, कपलिंग रिएक्शन, गैब्रियल सिंथेसिस, थैलेमाइड, सारे नेमिंग रिएक्शन और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपको लर्न होना चाहिए। जब तक आपको वो लर्न नहीं होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आप उसको लर्न करिएगा तो आप उससे ज़रूर कन्वर्जन बन जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन के ऊपर अगर COOH जोड़ दिया जाए तो उसे हमको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। हमने इसका रिएक्शन किससे कराया है? सल्फुल, यहाँ पे काट दे। हेलो स्टूडेंट, अगला जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए वो कन्वर्जन के ऊपर लाया हूँ। तो हमारे पास 3 कन्वर्जन दिए हैं। अगर आप कन्वर्जन कर लेते हो तो भी आप समझ लीजिए कि 3 से 4 नंबर आप सिर्फ कन्वर्जन से उठा सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जैसे सबसे पहला कन्वर्जन जो हमें दिया हुआ है वो है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? जैसे आप बेंजीन ले लो, बेंजीन का फार्मूला आप सब जानते होंगे, C6H6 होता है बेंजीन।
बेंजीन के ऊपर आप COOH लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। कई बच्चे इसको बेंजोनोइक एसिड बोलते हैं, देख वो रॉन्ग होता है, क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। इसका अगर थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से रिएक्शन आप कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन है, 2, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा तो क्या बचेगा, HCl बाहर हो जाएगा और वो क्लोरीन ज़्यादा ऊपर जुड़ जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आपका हो गया COCl, तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसमें आपको कुछ रिएजेंट या कुछ कैटलिस्ट, आप मतलब कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं जो आपको एकदम लर्न होने चाहिए, क्योंकि जिसके थ्रू आप एकदम डायरेक्टली उसको फॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर आपको बेंजोइल क्लोराइड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, तो इसके लिए रिएजेंट होता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। अगर आप इसको जैसे ही मिलाओगे तो वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। चलिए एसीटोफिनोन टू बेंजेनोइक एसिड। देखिए एसीटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग COCH3 जोड़ दें, एक्चुअली जो एसीटोफिनोन होता है वो किस ग्रुप का कंपाउंड है, वो है कीटोन का, ठीक है। तो इसका रिएक्शन मैंने तीसरे प्रेजेंस में कराया है, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है, I2 या स्लैश में आप क्या ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन, और ऊपर क्या मिलेगा आपको, COONA। और अगर आप इसका डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन कराते हो या हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोनोइक एसिड में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मैं आपको और भी डिटेल में क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा और मैं कुछ सेपरेटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनाऊँगा, जैसे कन्वर्जन पे मैं पूरा कन्वर्जन सॉल्व कराऊँगा एक एक डिटेल के साथ। अभी तो मतलब मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कार्बोबेंजोनोइक एसिड, ठीक है। अब थर्ड जो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कन्वर्जन दिया हुआ है ये कन्वर्जन आपका सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है मैंने आपसे भी बताया ना कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कन्वर्जन है वो नेमिंग रिएक्शन पे है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस नेमिंग रिएक्शन के ऊपर पूछा गया है, देखिए लिखा हुआ है इथेनोइक एसिड टू डैश हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन से नेमिंग रिएक्शन पे ये दिया हुआ है, यानी किस नेमिंग रिएक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे तो ये कन्वर्ट कर पाएंगे, हमें इथेनोइक से इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका मैं आपको नेमिंग रिएक्शन बता देता हूँ, उसका नाम है हेल-वोल्हर्ड-जेंस्की रिएक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है यहाँ पे होता है इथेनोइक एसिड, मुझे क्या लेना है, इथेनोइक। तो CH3COOH 2 कार्बन है इसलिए क्या है, इथेनोइक एसिड है। इसका मैं किससे प्रोसेस में कराऊंगा, रेड फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस लेना है, रेड फास्फोरस लेना है आपको, ठीक है। और हेलोजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, दो इसमें रिएजेंट होते हैं। तो चलिए ये डायरेक्ट मेथड है नेमिंग रिएक्शन का, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसका इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा CH2COOH, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा देंगे और इसका एक हाइड्रोजन लेकर यहाँ पे जोड़ देंगे और इसका जो नाम बनेगा इसका नाम होगा अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा हेलो, हेलो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये बहुत बचा हुआ है। अभी हमें क्या बनाना है, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बनाना है। अभी हमारा क्या बना हुआ है, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है। यानी मुझे अब क्या करना होगा, ये जो हेलोजन है H, इसे हटाना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप चाहिए आपको क्या चाहिए, OH ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हेलोजन को क्या करना है, हटा देना है, रिमूव करना है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ एक बात और बता दें आपको कि यहाँ पे जो H होगा हेलोजन, हेलोजन में आप क्या क्या ले सकते हो जरा बताओ। आपके पास कौन कौन सा हेलोजन है, फ्लोरीन है,
ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। लेकिन इसमें से आप सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है ना। चलिए अब इसका रिएक्शन आगे बढ़ाते हो किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये देख रहे हो हैलोजन, जल ये हैलोजन जो है सोडियम साथ भाग जाएगा, इसके साथ क्या करेगा, भाग जाएगा बाहर, बाहर भाग गया तो क्या बनाएगा, NaH सोडियम हैलाइड बनाएगा और ये OH चुपके से आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए आपका जो कंपाउंड बनेगा यहाँ क्या बनेगा, CH2 COOH और यहाँ क्या जुड़ गया, अल्कोहल, जिसका नाम क्या है 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप पढ़ते रहिए मेहनत से। कंप्लीट। आ जाओ स्टूडेंट, अब मैं आपको डी ब्लॉक के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ये डी ब्लॉक के क्वेश्चंस हैं जो आपसे कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही मेजर पार्ट है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने उठाया उसमें से, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए इसका देखते रीजन क्या है। जैसे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो देखोगे उसमें कि वो NS, क्योंकि जो उसके बॉन्डिंग, क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NS और N-1 इन दोनों में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग बॉन्डिंग ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस, यदि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। जब कभी भी आप ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आपको वो दिखेगा, ठीक है। जब ये दोनों में वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे कि विच, जैसे आपको कुछ 3 से 4 डी ब्लॉक के एलिमेंट दे दिए जाएंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कलर्ड हैं, कौन से कलरलेस हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने का बहुत ही सिंपल रीज़न होता है। आप क्या करिए, बस वो जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसका आप सबसे पहले कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। कन्फिग्रेशन लिखने पर अगर वो D0 या D10 आता है तो उससे हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो कंपाउंड या वो ट्रांजिशन मेटल क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। और अगर वो D1 से लेकर, जैसे D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया, D5 आ गया, कुछ भी आया D9 तक, तो वो सारे क्या होंगे, कलर्ड होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन, मैंने ये बोर्ड के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, मेरा आगे भी प्रयास रहेगा तो मैं आप लोगों को और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस में और भी इससे अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड में कराऊंगा कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हो वो आपको पूछे जाएँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले, अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए तो उनके पास ये सारे क्वेश्चंस पहुँचें, वो भी इसको देखें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। चलिए।